हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदेल महंत आप सभी का स्मृति कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता, ये जो सभ्यता था, इसका विस्तार त्रिभुजाकार था, यानी त्रिभुज के आकार के रूप में ये फैला हुआ था। ये सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसे था? त्रिभुजाकार। जैसे दोस्तों, ये जो ऊपर वाला उत्तरी वाला हिस्सा में मांडा स्थित था, दक्षिण वाला हिस्सा में ये भगतराव, और पश्चिम वाला ये में इसमें सूतकांगेडोर, और इधर जो पूर्वी वाला हिस्सा था ये इस साइड आलमगीर। इसका मतलब इसका उत्तरी छोर था वो मांडा था, और जो दक्षिणी छोर था वो भगतराव, और पश्चिमी छोर ये सूतकांगेडोर, और पूर्वी छोर इसका जो सबसे पूर्वी छोर था वो था आलमगीर। अब देखिए इसी तरह से इसका फैलाव था। अब इसको यदि मिलाते हैं तो देखिए ये कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे लगभग ये त्रिभुज के आकार का। इसीलिए इसको कहते हैं कि इसका विस्तार यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल दोस्तों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे एरिया का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं, इनका मूल निवास है भूमध्य सागर, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र से ये यहाँ आए थे। इस सभ्यता के लोग द्रविड़ प्रजाति के थे। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था, यहाँ के जो लोग थे ये द्रविड़ प्रजाति के थे, लेकिन यहाँ पर ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलायड एवं अल्पाइन प्रजाति का भी प्रमाण मिलता है। मुख्य रूप से कह दीजिए कि द्रविड़ प्रजाति के लोग थे ये, लेकिन ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड और अल्पाइन भी प्रजाति के कुछ थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू का जो मांडा वाला क्षेत्र था, उत्तर में जम्मू का जो मांडा था वहाँ से दक्षिण में भगतराव तक फैला हुआ था। ऊपर में मांडा और दक्षिण में भगतराव तक फैला हुआ था। वहीं पूर्व की बात करें तो पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सूतकांगेडोर तक ये विस्तृत था, यानी फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, उत्तर में कहाँ? जम्मू के मांडा तक, और नीचे दक्षिण में भगतराव तक, पूर्व में आलमगीरपुर तक, और पश्चिम में सूतकांगेडोर तक फैला हुआ था। इस सभ्यता की जो प्रमुख विशेषताएं थी दोस्तों, वो था नगर नियोजन। ये जो सभ्यता थी इसकी प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन, उत्तम जल निकासी व्यवस्था, यानी जो गंदे जल होते थे उसकी निकासी का अच्छे व्यवस्था किया गया था। जल निकासी के लिए नालियाँ बनी हुई थी, और ये जो नालियाँ होती थी वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। जल निकासी के लिए क्या होता था? नालियाँ बनी होती थी, नाली पक्की ईंटों की बनी होती थी, और यहाँ की जो सड़कें थी वो भी पक्की होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी सीधा सीधा बना होता है। जैसे दोस्तों ये देखिए इस तरह से सड़क होती थी। तो देखिए जहाँ भी कटेगा वहाँ पे क्या बनेगा? समकोण बनेगा। ये नगर जो था दोस्तों वो दो भागों में बटा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर दो भागों में बटा हुआ था। प्रथम भाग था वो ऊंचाई में स्थित था, प्रथम वाला भाग ऊंचाई में स्थित था। यहाँ पर दुर्ग बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, ऊंचाई में स्थित था और यहाँ पर दुर्ग बने हुए थे। ये चारों तरफ से घिरा हुआ था। यहाँ शासक वर्ग रहते थे, यानी आमिर लोग जो थे वो लोग ये प्रथम वाले भाग में रहते थे। ये ऊंचाई में स्थित था और यहाँ पर दुर्ग बने होते थे, चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था, और शासक वर्ग यहाँ रहते थे। वही द्वितीय भाग की बात करें तो ये नीचे वाले भाग में स्थित था, और यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग रहते हैं। द्वितीय वाले भाग में क्या रहते थे? निम्न वर्ग के लोग रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊँट आदि पशुओं का पालन करते थे। मतलब बैल को गाय, भैंस, बकरी, भेड़, गधा, ऊँट आदि पशु का पालन करते थे। ये लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, यानी घोड़े को नहीं पालते थे, लेकिन सूरकोटड़ा से घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है दोस्तों। सूरकोटड़ा से घोड़े के अस्थियों का अवशेष मिला है, और राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है, यहाँ से टेराकोटा मूर्ति मिली है। घोड़े का टेराकोटा मूर्ति मिली है। कहाँ से दोस्तों? राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में स्थित है। तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से तो
परिचित नहीं थे यानी अपरिचित थे, लेकिन सुरकोटडा से घोड़े की अस्थियों का अवशेष मिला है और राखीगढ़ी से टेराकोटा मूर्ति मिली हुई है। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः देखिए दोस्तों गेहूं और जौ का फसल उगाते थे, यानी इनका मुख्य फसल क्या था, प्रमुख फसल क्या था, गेहूं और जौ। चावल ये लोग संभवतः नहीं उगाते थे, चावल ये लोग नहीं उगाते थे, लेकिन ये जो लोथल और रंगपुर यहाँ से चावल का प्रमाण मिला है, लोथल और रंगपुर से, तो मुख्य फसल गेहूं और जौ था। चावल ये लोग नहीं उगाते थे, लेकिन फिर भी ये लोथल और रंगपुर से चावल के प्रमाण मिला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले संसार के सर्वप्रथम लोग थे, मतलब कपास उगाने का काम सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। इसीलिए यूनानी लोग कपास को सीडोन कहते थे। यूनानी लोग कपास को क्या कहते थे, सीडोन। क्यों? क्योंकि सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले कपास उगाने वाले व्यक्ति थे। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोगों को मेलुहच कहकर पुकारते दोस्तों, मेलुहच यानी मेलुआ, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहच कहकर पुकारते थे। तो ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन संस्कृति थी, कांस्य युगीन संस्कृति थी। इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय तक लोहे का आविष्कार नहीं हो पाया था। इस सभ्यता की जो जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है वो है मोहरें। इस सभ्यता के जो जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, मोहरें। और ये जो अधिकांश मोहरें होती थी वो चौकोर होती है, 4 कोने वाली चौकोर बनी होती थी, और ये सेल खड़ी की बनी होती थी अधिकांश मोहरें दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें किससे बनी होती थी, सेल खड़ी से। इसका आकार कैसे होता था, चौकोर। और इस सभ्यता की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत ये मोहरें हुआ करता था। अब देखिए इस सभ्यता की जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, चित्र के अक्षर के रूप में, मतलब चित्र के रूप में, भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक। इसको जब लिखते तो ये क्रमशः दाएं से बाएं, उसके बाद बाएं से दाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं, और फिर नीचे वाले लाइन में बाएं से दाएं लिखा जाता था। और इस लिपि को ब्रुस्टोफेदम के नाम से जाना जाता था। ये जो लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता, इस लिपि को ब्रुस्टोफेदम के नाम से जाना जाता है। और ये जो लिपि है इसको आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका है। मातृदेवी की उपासना का सैंधव सभ्यता में प्रमुख स्थान था। मातृदेवी की उपासना का सैंधव सभ्यता में प्रमुख स्थान था। यहाँ का समाज मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी सिंधु सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज का प्रचलन था। तो मातृ देवी की उपासना का सैंधव सभ्यता में प्रमुख स्थान था और यहाँ मातृ सत्तात्मक समाज का प्रचलन था। मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में, मूर्ति पूजा का भी प्रचलन था। मंदिर का निर्माण नहीं होता था, पशु बलि प्रचलित थी। मंदिर का निर्माण नहीं होता था, पशु बलि होती थी और पशु बलि का प्रचलन था। शवों को दोस्तों दफनाया जाता था, जलाया जाता था और पशुओं के लिए छोड़ दिया जाता था। शवों को दफनाया जाता था, जलाया जाता था और पशुओं के लिए छोड़ दिया जाता था। ये लोग दोस्तों शांति प्रिय थे, यानी लड़ाई झगड़ा मारपीट पर विश्वास नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।